दोस्तों, आज की कहानी है बहू के सुहाग रात पर ससुर ने क्या देखा जो बेहोश हो गया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमलकांत के बेटे की शादी हुई थी। कमलकांत अपने बहू की मुंह दिखाई करने के लिए गए ही थे कि सोच में पड़ गए। क्या सोच रहे हैं? बहू की मुंह दिखाई कीजिए ना, कब से बेचारी आंखें बंद किए बैठी है। कमलकांत हाथ में कंगन का जोड़ा थामे संज्ञा शून्य खड़े रह गए और उन्हें चक्कर आ गया। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। आप आराम करें। लगता है शादी का गरिष्ठ भोजन और नींद की कमी आपको तकलीफ दे गई। कमलकांत ने अपनी पत्नी नंदा से बोले, मुझे अकेले ही रहने दो, किसी को यहाँ मत आने देना। हाँ, मैं बाहर बोल कर आती हूँ। वह जाते जाते बोली, नहीं नंदा, तुम भी नहीं। कमलकांत एकांत में अपने मन की व्यथा का मंथन करना चाहते थे। जो स्थिति एकदम से सामने आ गई थी, उसे जीवन पर्यटन कैसे निभा पाएंगे, इसी पर विचार करना चाहते थे। पत्नी को आश्चर्य हुआ कि उसे भी रुकने से मना कर रहे हैं। फिर कुछ सोच पंखा तेज कर वह बाहर निकल गई। धीरे धीरे घर में सन्नाटा फैल गया। नंदा 2 से 3 बार आकर झांक गई थी। कमलकांत आंख बंद किए लेटे रहे। एक बार बेटा देबू भी आकर झांक कर गया, लेकिन उन्हें चैन से सोता देखकर चुपचाप बाहर निकल गया। कमलकांत सो कहाँ रहे थे? वे तो जानबूझकर बेटे को देखकर सोने का नाटक कर रहे थे। सन्नाटे में उन्हें महसूस हुआ वह गुजरती रात अपने अंदर कितना बड़ा तूफान समेटा हुआ है। बेटे व बहू की यह सुहागरात एक पल में तूफान के जोर से धराशायी हो सकती है। अपने अंदर का तूफान में दबाए रहे या बहने दे। कमलकांत की आंख के कोरे में आंसू आकर ठहर गए। देबू ने कई बार डॉक्टर बुलाने के लिए कहा था, पर कमलकांत होठ सिए बैठे रहे थे। नंदा सोने चली गई। कमलकांत को जब पक्का यकीन हो गया कि नंदा सोने गई है, तो उन्होंने आंखें खोल दी। वह चुपचाप उठकर बैठ गए। कमरे में धीमी नीला प्रकाश फैला था। बाहर अंधेरा था। दूर छत की छाजा पर बिजली की झालरें अब भी सजी थी। रात के इस पहर यदि कोई जाग रहा होता तो देबू, उसकी पत्नी या वह स्वयं। उन्होंने बेबसी से अपने होठों को भींच लिया। काश उन्होंने स्वाति को पहले देख लिया होता। काश वह जर्मनी गए ही ना होते। उनके बेटे के गले लगने वाली स्वाति जाने कितनों के गले लग चुकी होगी। कैसे बताए वह देबू और नंदा से कि जिसे वह गिरी स्वामिनी बना कर लाए हैं, वह किंकर बनने के योग भी नहीं है। वह एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। अंधकार में दूर बिजली की झिलमिल में उन्हें 1 वर्ष पूर्व की घटना याद आई तो वह पीछे अतीत में लुढ़क गए। कमलकांत का उनका व्यापार था। इसमें काफी नाम व पैसा कमाया था उन्होंने। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सभी व्यसनों से दूर कमलकांत ने जो पैसा कमाया वह घर परिवार पर खर्च किया। पत्नी नंदा व पुत्र देबू के बीच उनका बहुत खुशहाल परिवार था। 1 साल पहले उन्हें व्यापार के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा था। वह एक अच्छे होटल में ठहरे थे। वहां चेन्नई की एक पार्टी से उनकी मुलाकात होनी थी। नियत समय पर वह शाम 7 बजे होटल के कमरे में पहुंचे थे। लिफ्ट से जाकर उन्होंने होटल के कमरा नंबर 305 के दरवाजे पर जो ही हाथ रखा था, फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक झटके से दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से बाहर निकली। उस लड़की का पूरा चेहरा उनके सामने था। उस लड़की की तरफ वह आकर्षित हुए। कंधे पर थैला टांगे आकर्षक वस्त्रों में घबराई हुई सी वह युवती तेजी से बिना उनकी तरफ देखे बाहर निकल गई। पहले तो उन्होंने सोचा वापस लौट जाए, पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा।
तभी सामने मिस्टर रंगनाथन जो चेन्नई से आए थे दिख गए तो वापस लौटना मुश्किल हो गया। आइए कमलकांत जी, मैं आपका इन्हीं इंतजार कर रहा था। कैसे रही आपकी यात्रा? जी बहुत अच्छी। पर मिस्टर नाथन, मैं वह लड़की, ओह, वह उस समय पैंट और शर्ट पहन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, ये तो मौज मस्ती की चीजें हैं भाई कमलकांत। हम ऊपरी कमाई वाला पैसा दो ही चीजों पर तो खर्च करते हैं, बीबी के जेवरों और ऐसी लड़कियों पर। रंगनाथन जोर से हंस पड़े। कमलकांत का जी खराब हो गया। लानत है ऐसे पैसे और ऐश पर। लाखों के नुकसान की बात ना होती तो शायद वे वापस लौट आते, लेकिन बातचीत के बीच वह लड़की उनके जेहन से एक सेकंड को भी ना उतरी। क्या मजबूरी थी उसकी? क्यों इस धंधे में लगी है? इतने अनाड़ी तो वे ना थे। जानते थे पैसे देकर ऐसी लड़कियों का प्रबंध आराम से हो जाता है। होटल में ठहरे, उनके व्यवसायिक मित्र ने जरूर उसे पैसे देकर बुलाया होगा। उस वक्त वह उस लड़की के आंखों का पनीलापन भी भूल गए थे। याद था सिर्फ इतना कि वह एक बुरी लड़की है। जलंधर लौटकर वह अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ माह बीत गए, तभी उन्हें 3 माह के लिए जर्मनी जाना पड़ गया। जब वह जर्मनी में थे, देवू का रिश्ता तभी पत्नी ने तय कर दिया। उनके लौटने के 2 दिन बाद की शादी की तारीख पड़ी थी। जर्मनी से बहू के लिए वे कीमती उपहार भी लाए थे। आने पर नंदा ने कहा भी था, यशोदा को तो तुम जानते हो। हाँ भाई, तुम्ही ने तो बताया था, जो मुंबई में रहती है, उसी की बेटी स्वाति है ना? हाँ, नंदा बोली। सच पूछो तो पहले मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं तुम इनकार ना कर दो कि एक साधारण परिवार की लड़की को। पगली, उसकी बात काटकर कमलाकांत ने कहा, इतना पैसा हमारे पास है, हमें तो सिर्फ एक सुशील बहू चाहिए। यशोदा मेरी बचपन की सहेली थी। शादी के बाद पति के साथ मुंबई चली गई थी। 10 वर्ष हुए दिवाकर को गुजरे। तब से बेटी स्वाति ने ही नौकरी करके परिवार को चलाया है। सुनो, उसका एक छोटा भाई भी है जो इस वर्ष इंजीनियरिंग में चुन लिया गया है। मैंने यशोदा से कह दिया है कि बेटे की पढ़ाई के खर्च की चिंता वह ना करे। हम यह जिम्मेदारी प्यार से उठाना चाहते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा नंदा? यह घर तुम्हारा है और फैसला भी तुम्हारा। वह हंसकर बोले थे। पर बहू की फोटो तो देख लो। अब कितने दिन बचे हैं? इकट्ठे दुल्हन के लिबास में ही बहू को देखूंगा। हाँ, अपना देवू तो खुश है ना? एक ही तो बेटा है, उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी हो सकती है? शादी के दौरान भी वह स्वाति को ठीक से ना देख पाए थे। जब भी कोई उन्हें दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर उनके साथ फोटो लेने के लिए बुलाने आता, आधे रास्ते से फिर कोई खींच ले जाता। बहू की माथा ढकाई पर वह घूंघट में थी। काश उसी समय उन्होंने फोटो देख ली होती। ची 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 के शोर पर कमलकांत वर्तमान में लौट आए। सुबह का धुंधलका फैल रहा था, लेकिन उनके घर की कालीन धीरे धीरे और गहरा रही थी। नाश्ते के समय भी जब वह बाहर नहीं निकले तो देवू डॉक्टर बुला लाया। उसने चेकअप के बाद कहा, कुछ तनाव है, लगता है सोए भी नहीं है। यह दवा दे दीजिएगा, इन्हें नींद आनी जरूरी है। घर भर परेशान था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो वह एकदम से बीमार पड़ गए? बहू ने आकर उनके पांव छुए और थोड़ी देर वहां खड़ी भी रही, लेकिन वह आंखें बंद किए पड़े रहे। बाबूजी, आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक है, उन्होंने उत्तर दिया। बहू लौट गई थी। कमलाकांत का जी चाहा इस लड़की को फौरन घर से निकाल दे।
यदि यह सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी तो भला वह कैसे जी पाएंगे? क्या उनका दम नहीं घुट जाएगा? इस घर की हर सांस, हर कोना उन्हें यह एहसास कराता रहेगा कि उनकी बहू एक गिरी हुई लड़की है। इस सत्य से अनभिज्ञ नंदा और देबू कितने खुश हैं। वो समझ रहे हैं कि स्वाति के रूप में घर में खुशियाँ आ गई है। अजीब कसमस है जो उन्हें ना तो जीने दे रही है ना मरने। दूसरे दिन जब उन्होंने पत्नी से किसी पहाड़ी जगह चलने की बात कही तो वह हंसती, सटिया गए हो क्या? विवाह हुआ है बेटे का, हनीमून मनाने हम चलें? लोग क्या कहेंगे? तो बेटा बहू को भेज दो। उनका तो आरक्षण था, पर बहू ही तैयार नहीं हुई कि पिताजी अस्वस्थ हैं, हम अभी नहीं जाएंगे। वे चिढ़ गए। शराफत व शालीनता का अच्छा नाटक कर रही है यह लड़की। जी हल्का करने के लिए वे फैक्ट्री चले गए। वहाँ सभी उनका हाल देखने के लिए आतुर थे, लेकिन इतने लोगों के बीच भी वह सहज नहीं हो पाए। चुपचाप कुर्सी पर बैठे रहे, न कोई फाइल खोल कर देखी, न किसी से बात की। जिसने जो पूछा हाँ हूँ में उत्तर दे दिया। धीरे धीरे कमलकांत शिथिल होते गए। कारोबार बेटे ने संभाल लिया था। नंदा समझ रही थी जर्मनी में पति के साथ कुछ ऐसा घटा है जिसने इन्हें तनाव से भर दिया है। 10 माह गुजर गए। स्वाति के पांव उन दिनों भारी थे। अचानक काम के सिलसिले में मुंबई जाने की बात आई तो देबू ने जाने की तैयारी कर ली, पर कमलकांत ने उसे मना कर दिया। मुंबई के नाम से एक दबी चिंगारी फिर भड़क उठी। इतने दिनों बाद भी वह उनके मन से ना निकल पाई थी। मन में मथन अभी भी चालू था। मुंबई जाकर वह एक बार स्वाति के विषय में पता करना चाहते थे। यह प्रमाणित करना होगा कि स्वाति की गुजरी जिंदगी गंदी थी, बलात्कार की शिकार या मजबूरी में इस कार्य में लगी। युक्ति को चाहे वह एक बार अपना लेते, पर स्वेच्छा से इस कार्य में लगी युक्ति को वह माफ करने को तैयार न थे। एक बार यदि प्रमाण मिल जाए तो वह बेटे का उससे तलाक दिलवा देंगे। क्यों नहीं मुंबई जाकर यह बात पता करने का विचार उन्हें पहले आया। चुपचाप शादी के एल्बम से स्वाति की एक फोटो निकाल उन्होंने मुंबई जाने का विचार बना लिया। घर में पता चला कि कमलकांत मुंबई जा रहे हैं तो स्वाति ने डरते सहमते एक पत्र उन्हें पकड़ा दिया। बाबूजी, मौका लगे तो घर हो आइएगा, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी हूँ कहकर उन्होंने पत्र ले लिया। स्वाति के घर जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, लेकिन फिर भी कुछ टोह लेने की खातिर उसके घर पहुंच गए। बहू यहाँ कहाँ काम करती थी। वह शीघ्र ही मतलब की बात पर आ गए। होराइजन होटल में। चाचा जी, स्वाति के भाई ने उत्तर दिया। भाई साहब, हमारी इच्छा तो नहीं थी कि स्वाति होटल की नौकरी करे, पर नौकरी अच्छी थी। इज्जतदार होटल है, तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, फिर आसानी से नौकरी मिलती कहाँ है। कमलकांत को लगा समधिन गोलमोल जवाब दे रही हैं कि होटल में उनकी बेटी का काम करना मजबूरी था। होटल होराइजन के स्वागत कक्ष में पहुंचकर उन्होंने स्वाति की फोटो दिखाकर पूछा, मुझे इन मैडम से काम था, क्या आप इनसे मुझे मिला सकती हैं? मैं यहाँ नई हूँ, पता करती हूँ कहकर स्वागत कर्मी महिला ने एक बूढ़े वेटर को बुलाकर कुछ पूछा, फिर कमलकांत की तरफ इशारा किया। वह वेटर उनके पास आया, फिर आश्चर्य से बोला, आप स्वाति जी के रिश्तेदार हैं? पहले कभी तो देखा नहीं। नहीं, मैं उनका रिश्तेदार नहीं, मित्र हूँ। 1 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था।
आश्चर्य है, स्वाति बिटिया का तो कोई मित्र ही नहीं था। फिर आपसे सामान मंगवाना तो बिल्कुल गले नहीं उतरता। कमलकांत को समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दे। बेटर कहता रहा, वह यहाँ रूम इंचार्ज थी, सारा स्टाफ उनकी इज्जत करता था। तभी कमलकांत की आंखों के सामने होटल का वह दृश्य घूम गया जब इसी होटल में उनके चेन्नई के मित्र ठहरे थे। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया और उसी होटल में ठहर गए। जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो मंजिल का भी पूरा पता कर ही लें। शाम को चेन्नई फ़ोन मिलाया, व्यापार की कुछ बातें की। पता चला 2 दिनों बाद ही चेन्नई की वह पार्टी मुंबई आने वाली है, तो वह भी रुक गए। सब कुछ चलचित्र सा गठित हो रहा था। कभी कमलकांत सोचते पीछे हट जाएं, बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं वह, इसमें करारी मात्र भी मिल सकती है, फिर क्या वह उसे पचा पाएंगे? पर इतने आगे बढ़ने के बाद बाजी कैसे फेंक देते? रात में चेन्नई से आए मित्र के साथ उसके कमरे में बैठा कर इधर उधर की बातों के बीच वे मुख्य मुद्दे पर आ गए। रंगनाथन, एक बात बता, यह लड़कियों कैसे मिलती हैं? रंगनाथन ने चौंक कर उन्हें देखा, फिर हंसे। वाह, शौक भी जताया तो इस उम्र में। भाई, हमने तो यह सब छोड़ दिया है। हाँ, यदि तुम चाहो तो इंतजाम हो जाएगा, पर यहाँ नहीं। क्यों? यह होटल इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। यहाँ इस पर सख्त पाबंदी है। क्यों झूठ बोलते हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे कमरे से एक लड़की को निकलते देखा था। रंगनाथन कुछ पल सोचता रहा, फिर अचानक चौंक कर बोला, तुम 2 वर्ष पहले की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, वही। उसकी बात, लपक कर कमलनाथ बोले। उनकी सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जीवन के किसी बहुत बड़े इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला हो। मुझे याद है, वह लड़की यहाँ काम करती थी। मैंने उसे जब स्वागत कक्ष में देखा तभी मेरी नियति खराब हो गई थी। अक्सर होटलों में मैं लड़की बुलवा लिया करता था। उस दिन हाँ, बाथरूम का नल टपक रहा था। उसने मिस्त्री भेजा। दोबारा फिर जब मैंने शिकायत तनिक ऊंचे लहजे में की तो वह खुद चली आई। उस समय वह घर जा रही थी, इसलिए होटल के बस्तरों में नहीं थी। इस कारण और आकर्षक लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर नोटों की एक गड्डी उसके हाथ पर रखी, लेकिन वह मेरा हाथ झटक कर तेजी से बाहर निकल गई। यह वाकया मुझे इस कारण भी याद आया कि कमरे से निकलते वक्त उसकी आंखें आंसुओं में डूब गई थी। ऐसा हादसा हमारे साथ कम हुआ था। यहाँ से जाने के बाद मुझे दिल का दौरा पड़ा। अब ज़्यादा उत्तेजना मैं सहन नहीं कर पाता। 6 माह पहले ही पत्नी भी चल बसी। अब सादा सरल जीवन काफी रास आता है। रंगनाथन बोलते जा रहे थे। उधर कमलकांत को लग रहा था कि वे हल्के होकर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब वह साथी की ओर से पूर्ण संतुष्ट थे।